हाय दोस्तों, वी सेल ओवरकम चैनल में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। मैं आपका दोस्त साजिद इकबाल अंसारी। हम लोग जीएस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इतना हॉट टॉपिक है दोस्तों कि आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। और यकीन मानिए, इस वीडियो को देखकर आप एक भी एमसीक्यू छोड़ कर नहीं आइएगा। यानी कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट ही नहीं सकता है ये वीडियो देखकर, मेरा दावा है। तो चलिए पढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द हॉट टॉपिक। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग एजी भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? एजी, यस, अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर या फर्स्ट लीगल ऑफिसर भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफिसर या फर्स्ट लीगल ऑफिसर भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफिसर और फर्स्ट लीगल ऑफिसर भी बोलते हैं दोस्तों। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोलने से आप ये मत समझ लीजिएगा कि वो लॉ मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है या रिलेटेड है। उसका कोई रिलेशन नहीं है लॉ मिनिस्ट्री से, ना ही वो लॉ मिनिस्टर होता है। हाँ, गवर्नमेंट जब किसी लीगल मैटर्स पर काम करती है तो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उस लीगल मैटर्स पर गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकता है। इसलिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को चीफ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स कहते हैं। चीफ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द लीगल मैटर्स भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ आर्टिकल देख लेते हैं एजी से रिलेटेड। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है 76। आर्टिकल नंबर 76 ये कहता है कि हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होना चाहिए। देयर शुड बी एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है सर, यानी कि हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये कहता है आर्टिकल नंबर 76। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों 88 नंबर आर्टिकल ये कहता है कि एजी का क्या राइट है, प्रिविलेजेस है और इम्यूनिटीज है। हमारा आर्टिकल 105 कहता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कहता है कि एजी के पास क्या क्या पावर्स है इन रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट एंड देयर कमिटीज। पार्लियामेंट में क्या कहा था? राज्यसभा, लोकसभा और देयर कमिटीज। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब हमको ये जानना चाहिए कि अपॉइंट कौन करता है। हु अपॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो अपॉइंटमेंट करता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसको नॉमिनेट करता है प्राइम मिनिस्टर। याद रखिए दोस्तों, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, नॉमिनेट करता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों। क्वालिफिकेशन, अच्छा इसको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? अटॉर्नी जनरल होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है दोस्तों, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। अब सुप्रीम कोर्ट जज के होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सबके लिए जरूरी है। दूसरा नंबर, 10 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। एडवोकेट होते हुए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा है हमारा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट के जज होने के लिए। ठीक है, हाई कोर्ट के जज है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरा है हमारा टर्म। अब हमारा टर्म क्या है दोस्तों? टर्म और रिमूवल दोनों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है। टर्म एंड रिमूवल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है। बस आपका एक ऑप्शन ही वहां पर आएगा, और वो आएगा कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के खुशी के मुताबिक ये टर्म और रिमूवल होता है, यानी कि वही उसको अपॉइंट कर सकता है और वही उसको रिमूवल कर सकता है। कौन? हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, इसका कोई टर्म एंड रिमूवल का कोई मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रिजाइन विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हाँ दोस्तों, अगर हमारी गवर्नमेंट चल रही है, उसका एजी है, अगर फिर इलेक्शन हुआ, हमारी गवर्नमेंट हार गई, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रिजाइन देते हैं, और उनके रिजाइन के साथ साथ हमारा एजी भी रिजाइन दे देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ कौन रिजाइन देता है? हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिजाइन दे देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है हमारा सैलरी। सैलरी वही सेम सुप्रीम कोर्ट का जज की जो सैलरी है। अब सैलरी कितना है? तो वो है ₹2,25,000 पर मंथ। याद रखिए दोस्तों, 2,25,000 पर मंथ दिया जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। हमारा नेक्स्ट है पावर। इनका पावर क्या क्या होता है? तो पावर का ये है दोस्तों
कि हमारा अटॉर्नी जनरल लोकसभा, राज्यसभा और उसकी कमिटीज में कहीं भी आ जा सकता है, एडवाइस दे सकता है लीगल मैटर्स पर, क्वेश्चनिंग आंसर सेशन चला सकता है। ठीक है दोस्तों, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता है। ही कांट वोट। क्यों नहीं कर सकता? सिंपल सा आंसर है, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओनली सिविल केसेस, नॉट क्रिमिनल। अच्छा, अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट को बचाती है सिर्फ सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में हाथ नहीं लगाती। कोई सिविलियन अगर केस किया गवर्नमेंट पर, तो उस केस में हमारा अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट को बचाएगा, लेकिन क्रिमिनल केसेस में नहीं होता आंसर। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ सिविल केसेस में गवर्नमेंट को बचाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिजाइन, कैन ही रिजाइन? यस, ही कैन रिजाइन। ये किसको देगा रिजाइन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो रिजाइन दे सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। प्राइवेट प्रैक्टिस, क्या वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट होना जरूरी है। अगर गवर्नमेंट कहे कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस कीजिए, तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उन केसेस को आप हाथ में ले सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नॉट फुल टाइम मेंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ, नॉट फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी अभी मैं बताया कि गवर्नमेंट का ये फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो प्राइवेट में भी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन कंसेंट होना चाहिए किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है दोस्तों, ये इतनी बात समझ में आई तो आपको? और इतना मान लीजिए दोस्तों, ये इतना आपने जो जान लिया, कोई भी एमसीक्यू आपसे छूट ही नहीं सकता है ना दोस्तों, कोई भी एमसीक्यू आपसे नहीं छूट सकता। चलिए, आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए। पहला क्वेश्चन कि फर्स्ट एजी ऑफ इंडिया कौन था, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन था, और दूसरा कि करेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है दोस्तों, ऐसे और वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।